नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ आपके बीच में हाजिर हूं। दोस्तों, ये प्यार भी अजीब चीज़ है ना। इसमें लोगों को किस किस मुकाम से किस किस दौर से गुजरना पड़ता है, ये किसी को कुछ पता नहीं होता है। एक शख्स जो किसी से बहुत मोहब्बत कर रहा होता है, अचानक वो उसकी हत्या करने पर उतारू हो जाता है। कभी एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तमाम ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिन्हें सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। मित्रों, ये जो आज की कहानी है, ये मित्रों बेंगलोर की है। नेपाल के कंठद राज्य के टीकापुर गांव निवासी चरण सिंह और उनकी पत्नी मीना राणा काम की तलाश में मित्रों नेपाल से भारत आ जाते हैं। भारत में उन्हें कर्नाटक एक राज्य है, भारत का समृद्ध राज्य है, वहाँ बेंगलोर शहर में आकर ये दोनों लोग बस जाते हैं। काम धंधा मिल जाता है, वहीं रुक जाते हैं। समय बीतता है मित्रों, और मीना राणा ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। बड़ी बेटी का नाम लक्ष्मी और छोटी बेटी का नाम महालक्ष्मी रखा गया। यही मित्रों चरण सिंह और मीना के दो बेटे और होते हैं, जिनमें पहले बेटे का नाम नरेश होता है और दूसरे बेटे का नाम उक्कम सिंह रखा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है मित्रों, और लक्ष्मी की शादी एक मुस्लिम लड़के से हो जाती है। और घर वालों को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी बहुत खुश थी इस शादी से। लक्ष्मी ने अपना नाम बदलकर शाहिदा बुशरा रख लिया था और वो बहुत आराम से अपने पति के साथ रहती थी। धीरे धीरे और मित्रों समय बीता, और अब 2019 में महालक्ष्मी की शादी बंगलौर के ही नेलमंगला इलाके में रहने वाले एक हेमंत दास के साथ घर वाले फिक्स कर देते हैं, शादी हो जाती है। लेकिन ये शादी मित्रों ज़्यादा दिन अच्छे से चल नहीं पाती है, क्योंकि हेमंत और महालक्ष्मी के बीच में तकरार शुरू हो जाती है और महालक्ष्मी हेमंत से अलग रहने का फैसला कर लेती है। हालांकि इन दोनों की एक बेटी भी होती है, लेकिन महालक्ष्मी बेटी को लेने से इनकार कर देती है और बेटी अपने पिता हेमंत के पास ही रहती है। दोस्तों, महालक्ष्मी बहुत ही खुले विचार की महिला थी, जिसे अपना जीवन अपने तरीके से जीना ही पसंद था। कुछ दिनों तो मित्रों महालक्ष्मी अपने घर वालों के साथ रहती है, लेकिन वहाँ भी घर वालों से महालक्ष्मी की ज़्यादा बनती नहीं है। इधर महालक्ष्मी काम की तलाश कर रही थी, तो उसे एक मॉल में ब्यूटी प्रोडक्ट सेल इंचार्ज की नौकरी मिल जाती है। इसके बाद अक्टूबर 2023 में बेंगलौर के बयाली कवल में एक 3 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर महालक्ष्मी किराए से कमरा लेती है और वहीं रहने लगती है। मित्रों, कुछ दिन तो महालक्ष्मी के साथ उसके भाई और भाभी आके रहते हैं, क्योंकि अकेली बहन है उसका, इसे रहना, ससुराल वाले भी नहीं रहते हैं। तो कुछ दिन भाई भैया भाभी रहते हैं इसके साथ, लेकिन फिर उनसे भी नहीं बनती है। इनका झगड़ा हो जाता है और महालक्ष्मी उनसे कहती है कि वो अकेली ही रहना पसंद करेगी। तो भैया भाभी घर चले जाते हैं और महालक्ष्मी अपने तरीके से रहने लगती है। घर वालों से भी बहुत ज़्यादा कोई संपर्क नहीं रहता था महालक्ष्मी का। बातचीत होती थी, लेकिन कभी हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कभी कोई हालचाल ले लिया। उधर मित्रों हेमंत ने कई बार एक हेयर ड्रेसर का काम करने वाले अशरफ पर यह आरोप लगाया था कि इसी की वजह से उसका रिश्ता खराब हुआ है। अशरफ कई बार महालक्ष्मी को स्कूटी में पिक करने आता था और ये दोनों कई बार घूमते फिरते भी देखे गए। लेकिन हेमंत के ऐतराज के बाद भी महालक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों,
महालक्ष्मी अपने माँ बाप, भाई बहन से भी बहुत लिमिटेड संबंध ही रखती थी। फिर मित्रों 21 सितंबर 2024 को इसी बिल्डिंग जिसमें महालक्ष्मी रहती है, उसी में जीवन प्रकाश नाम का एक आदमी भी रहता था। जीवन प्रकाश ने अपने पड़ोसियों से अचानक 21 सितंबर को कहा कि आपके फ्लोर से दुर्गंध आ रही है। लोगों ने बताया कि बदबू तो हमें भी आ रही है, लेकिन ये हमारे फ्लोर से नहीं है, ये शायद टॉप फ्लोर से आ रही है। खैर सब लोग टॉप फ्लोर पर जाते हैं तो ये बात वाकई में सच थी कि टॉप फ्लोर से ही बदबू आ रही थी। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो ये लोग मकान मालिक को तुरंत सूचना देते हैं और बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति है। मकान मालिक भागकर वहां आता है और देखता है तो वाकई में कमरे में ताला लगा हुआ था और वहां से जबरदस्त बदबू आ रही थी। मकान मालिक महालक्ष्मी का मोबाइल ट्राई करता है, लेकिन महालक्ष्मी से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। कई लोग दरवाजे पर आवाज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताला लगा था, कोई मतलब नहीं था। अब मकान मालिक महालक्ष्मी के उस एग्रीमेंट पे जो अल्टरनेट नंबर पड़े हुए थे, उसके बहन के, उसके भाई के, उन नंबरों को ट्राई करता है और संयोग से महालक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी का फोन मिल जाता है। वो लक्ष्मी को सारी सिचुएशन बताता है कि ऐसी ऐसी इस कमरे से बदबू आ रही है और तुम्हारे बहन का कोई फोन भी नहीं लग रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप लोग आ जाओ। तुरंत खैर महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन वहां पर पहुंचते हैं। देखते हैं तो वो भी अचंभित रह जाते हैं। खैर पड़ोसियों महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन के सामने वो कमरा खोला जाता है। जब मित्रों उस कमरे को खोलते हैं तो ये लोग, इतनी बदबू थी वहां कि ये लोग चिल्ला के भागते हैं पीछे। खैर किसी तरीके उस कमरे में ये लोग अंदर जाते हैं तो खून के कोई धब्बे वब्बे तो वहां थे नहीं, लेकिन बहुत सारे कीड़े रेंग रहे थे वहां पूरे मकान में। अब खैर इन सब लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, पुलिस ने वहां चेक करना शुरू किया तो एक लाइन बनी हुई थी। वो लाइन हो सकता है कीड़ों के लाइन में चलने की वजह से लाइन बनी हो, या वहां से कोई कुछ चीज बह के आई हो जिसकी लकीर बन गई हो, और वो लकीर सीधे घर में रखी एक 165 लीटर की सिंगल डोर दरवाजे वाली फ्रिज की तरफ जा रही थी और वहीं जाके खत्म हो रही थी। अब पुलिस ने उस फ्रिज का दरवाजा खोला और सारे के सारे लोग अवाक रह गए, सबकी चीख निकल गई। उस फ्रिज के अंदर 59 टुकड़ों में महालक्ष्मी की लाश रखी हुई थी। नीचे वाले खाने में गर्दन और सिर वाला धड़ रखा हुआ था। ऊपर वाले खाने में महालक्ष्मी के पैरों वाला पोर्शन रखा हुआ था और बाकी शरीर के टुकड़े बीच वाले खाने में रखे हुए थे। अब मित्रों पुलिस ने कत्ल की वजह जानने का प्रयास शुरू किया और लोगों से पूछताछ शुरू की। महालक्ष्मी के पति हेमंत को सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया। मित्रों हेमंत से पूछताछ में पता चला कि महालक्ष्मी 4 साल से अपने पति से अलग रह रही थी, लेकिन हेमंत ने एक, वही जो मैंने बताया कि अशरफ नाम के लड़के पर शक थी उसको, तो हेमंत ने कहा कि मेरी पत्नी का कत्ल अशरफ ने ही किया है और उसने ही उसके 59 टुकड़े किए। यह खबर दोस्तों मीडिया पर काफी वायरल हो गई और तुरंत अशरफ का नाम चलने लगा कि अशरफ ने महालक्ष्मी की हत्या कर दी है। पुलिस ने अशरफ को तुरंत अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन पुलिस की पूछताछ में और अशरफ के मोबाइल के लोकेशन से ये सारी चीजें साफ हो रही थी कि इस पूरे मामले में अशरफ का कोई हाथ नहीं है। अब पुलिस ने महालक्ष्मी के घर की गहन तलाशी शुरू की तो महालक्ष्मी का फोन मिल गया। उस फोन का पुलिस ने सीडीआर निकलवाने के लिए भेज दिया। इधर पुलिस की एक टीम महालक्ष्मी के माल में भी पूछताछ कर रही थी। मित्रों माल में पूछताछ से पता चला कि 1 तारीख से महालक्ष्मी माल में गई नहीं है। इधर माल में पुलिस को जानकारी मिली कि माल का एक कर्मचारी जिसका नाम
मुक्ति रंजन राय है, जो उड़ीसा का रहने वाला था, वो भी 1 तारीख से इस मॉल में अपनी ड्यूटी पे नहीं आया था। अब इस बात के पता चलने से थोड़ा सा पुलिस को शक हुआ। खैर, पुलिस मुक्ति रंजन की जानकारी इकट्ठा करने लगी। इधर महालक्ष्मी के फोन की सीडीआर रिपोर्ट से पता चलता है मित्रों की एक नंबर से महालक्ष्मी की काफी बातचीत हो रही थी। पुलिस ने इस नंबर की खोजबीन की तो पता चला कि यह नंबर मुक्ति रंजन राय का ही था। और मित्रों, जिस दिन यह कत्ल हुआ था, यानी 3 सितंबर की बात है, उस दिन मुक्ति रंजन की लोकेशन भी महालक्ष्मी के घर की ही मिल रही थी। अब पुलिस का शक मित्रों और गहराने लगा। पुलिस मुक्ति रंजन की खोज में जुट गई तो पता चला कि मुक्ति रंजन यहीं बेंगलोर में एक किराए के मकान में अपने भाई के साथ रहता है। पुलिस वहां पहुंचती है लेकिन मुक्ति रंजन वहां नहीं मिलता है। पुलिस भाई से पूछताछ करती है। शुरुआत में तो भाई ने बताया कि वो गांव चले गए हैं, मुझसे सिर्फ यही कहकर गए हैं कि वो गांव जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जब थोड़ा सख्ती की तो वो भाई तोते की तरीके बोलने लगा और उसने बताया कि 3 तारीख को मुझे मुक्ति रंजन ने फोन किया और कहा कि तुम ये जो किराए का कमरा है इसे तुरंत बदल कर कहीं और शिफ्ट कर लो, क्योंकि मैं बंगलोर छोड़कर जा रहा हूं। उसने मोबाइल पर पूछा भी कि आखिर क्यों, ऐसा क्या हो सकता है, इतनी क्या आफत आ गई है। मुक्ति रंजन ने कहा कि मैं अभी कमरे में आ रहा हूं, तुम्हें सारी बात बताऊंगा। और फिर मुक्ति रंजन कमरे में आता है और उस भाई को बताता है कि तुम जल्द से जल्द ये कमरा छोड़कर कहीं और शिफ्ट कर लो, क्योंकि मेरे हाथों महालक्ष्मी का कत्ल हो गया है और मैं अब बंगलोर छोड़ के जा रहा हूं। ये कहकर मुक्ति रंजन बंगलोर से निकल जाता है। दोस्तों, ये मुक्ति रंजन उड़ीसा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। पुलिस को मुक्ति रंजन का मोबाइल नंबर भी मिल गया था। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की तो उस समय मुक्ति रंजन का लोकेशन भुवनेश्वर आ रहा था। अब पुलिस ने आनन फानन में 3 टीमें तैयार की और तीनों टीमें उड़ीसा के लिए रवाना हो जाती हैं। लेकिन गड़बड़ यह हो जाती है मित्रों कि मुक्ति रंजन इसी बीच में अपना वो सिम निकालकर फेंक देता है और नया सिम ले लेता है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन उसमें पैदा होती है। लेकिन यही मुक्ति रंजन से एक गलती हो जाती है। वो सिम तो निकाल कर फेंक देता है लेकिन मोबाइल वही पुराना वाला इस्तेमाल करता है, उसी में सिम डाल लेता है। इसलिए पुलिस को उसकी लोकेशन मिलती रहती है। अब मुक्ति रंजन भुवनेश्वर छोड़कर बंगाल के हावड़ा चला जाता है। उसे लगता है कि भाई ना कहीं पकड़ा गया हो। अच्छा, ये इतना बड़ा मामला था कि सब जगह मीडिया में और अखबार में सब छपा, उड़ीसा में भी इसकी खबर छपी। तो मुक्ति रंजन बंगाल भाग गया। इधर मित्रों, बेंगलोर पुलिस भद्रक पुलिस से संपर्क करती है और मुक्ति के पकड़ने की कवायद तेज हो जाती है। उधर मुक्ति को लगता है कि वह तो बंगाल आ गया है, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है। पुलिस घर तो नहीं पहुंच गई है, घर वालों को तो परेशान नहीं किया जा रहा है। आखिर इसी उधेड़-बुन में मुक्ति 23 सितंबर को बंगाल से वापस अपने गांव भद्रक आने का फैसला करता है। और मित्रों, 24 सितंबर को देर रात मुक्ति रंजन अपने गांव पहुंच जाता है और चुपचाप गांव में रात के अंधेरे में अपने घर पहुंच जाता है। काफी देर हो चुकी थी मित्रों, तो पूरा परिवार साथ में खाना पीना खाकर सारे लोग सो जाते हैं। अभी दोस्तों, इसके घर वालों को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इसने बेंगलोर में भी कुछ किया है या इधर ये भगता घूम रहा है। अब 24 सितंबर की रात को ही जब पूरा परिवार सो रहा था मित्रों, तो ये मुक्ति रंजन उठता है, अपने पिता के नाम पर जो बाइक रजिस्टर्ड थी, जो इसके घर की बाइक थी, उस बाइक को उठाता है। ठीक 4 बजे की बात है ये मित्रों, और ये अपना बैग लेता है, लैपटॉप लेता है, अपना सारा सामान उठाता है और सामान लेकर निकल जाता है। मित्रों, मुक्ति अपने घर से कोई 3 किलोमीटर आगे जाता है तो वहाँ एक कब्रिस्तान का एरिया पड़ता है। वो अपनी गाड़ी को वहीं पार्क करता है और पास में ही एक
पेड़ होता है जिस पर मुक्ति फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। सुबह उजाला होता है मित्रों, कुछ लोग वहां से गुजरते हैं तो उन्हें पेड़ पर एक शख्स की लाश लटकते दिखाई देती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है। अभी तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी कि ये कौन है, क्या है, कैसा है, इसका कोई बंगलौर कनेक्शन भी हो सकता है कि नहीं। खैर, पुलिस लाश को नीचे उतरवाती है, लाश की शिनाख्त की जाती है, फिर घर वालों को बुलाया जाता है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। अब उस एरिया के एसएचओ ने मुक्ति के सामान की तलाशी शुरू की मित्रों। तो उस तलाशी में मुक्ति के बैग से एक नोट मिला। उस नोट में मुक्ति ने लिखा था मित्रों कि मैंने अपनी मोहब्बत, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उस महालक्ष्मी को 3 सितंबर को मार डाला। इसी सुसाइड नोट में मित्रों उसने लिखा था कि मैं उसके बिहेवियर और बर्ताव से बहुत तंग आ चुका था और इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई और बात हाथापाई तक आ गई और फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे सर के बल पटक दिया। पटकने से महालक्ष्मी बेहोश हो गई और फिर मैंने उसके सर पर एक जोरदार प्रहार किया और फिर महालक्ष्मी की मौत हो गई। और उसमें यह भी लिखा था मित्रों कि यह सब अचानक और गुस्से की वजह से हो गया, लेकिन फिर बचने के लिए मैंने लाश के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और पूरा घर भी साफ करके फिर मैं वहां से निकला। महालक्ष्मी के कत्ल का गुनहगार मैं हूं। स्पष्ट शब्दों में उस नोट में मुक्ति ने लिखा था कि महालक्ष्मी के कत्ल का गुनहगार मैं हूं। बेंगलुरु की तीनों पुलिस टीमें अगर मुक्ति के गांव में उस दिन समय से पहुंच जाती मित्रों और गांव में एक जाल बिछाकर मुक्ति को पकड़ने की कोशिश करती तो शायद उस दिन मुक्ति को जिंदा पकड़ा जा सकता था और बहुत कुछ हाथ लगता, बहुत सारी जानकारियां और सुराग मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया मित्रों। थोड़ी सी देर हो गई और पुलिस 3-4 घंटे लेट पहुंची और तब तक मुक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। मुक्ति की लाश पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को सौंप दी गई और मित्रों घर वालों ने मुक्ति का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब बंगलौर पुलिस की टीम मुक्ति का जो सामान था, डायरी थी, जो नोट था, उसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन उड़ीसा के पुलिस महकमे के एडीजी संजय कुमार ने कहा कि आप लोग अदालत के माध्यम से आइए तो वो सारी चीज़ें आपको सौंप देंगे। और फिर बेंगलोर पुलिस वो सारे सामान लेकर बेंगलोर वापस आएगी। मित्रों, मुक्ति की मौत को अननेचुरल डेथ के रूप में उड़ीसा में भी दर्ज कर लिया गया। कुछ लोगों का मानना है मित्रों, या कुछ लोगों का कहना है, दबी जबान लोग कहते हैं कि मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से बहुत परेशान आ गया था, उसके एक्सटॉर्शन से। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुक्ति रंजन का शोषण कर रही थी और कुछ महालक्ष्मी के और दूसरे लोगों से, दूसरे लड़कों से संबंधों की वजह से मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से बहुत नाराज और परेशान था। कुछ लोगों का ये कहना भी है कि वो जब अपने घर पहुंचा था तो अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोया था और उसने बताया था कि मैंने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है और चूंकि वो मुझे बहुत परेशान करती थी, उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो मुझे जीने नहीं दे रही थी। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं मित्रों, लेकिन महालक्ष्मी के कत्ल की ये सच्ची कहानी, जो पहले लग रहा था कि ये कत्ल अशरफ ने किया होगा और मीडिया में यही सारी बातें उछाली जा रही थी, हालांकि पुलिस ने ये बात भी सबसे कही थी कि अभी नाम ओपन न किया जाए, लेकिन मीडिया में अशरफ का नाम चला और बाद में हत्यारा मुक्ति रंजन निकला। तो मित्रों, ये थी महालक्ष्मी मर्डर केस की हकीकत और सच कहानी। ये कहानी अगर मित्रों आपको पसंद आई हो
तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।